हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या देखा था कि इम्यून सिस्टम दो टाइप्स का होता है, इनेट इम्यून सिस्टम एंड अडैप्टिव इम्यून सिस्टम। देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सेल्स ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट वन जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज द डेंड्राइटिक सेल्स। उसके बाद हम जो है मोनोसाइट्स या आप बोल सकते हो मैक्रोफेजेस को कवर कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होगा आपका नेचुरल किलर सेल्स के बारे में, राइट। सो आप हेडिंग डाल सकते हैं नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं they are again the third types of the cell, third type of a cell which we are discussing about, which comes under the innate immunity. ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है कि they kill the virus infected cells। जो natural killer cells होते हैं they kill the virus infected cells, kill the virus infected सेल्स। देन आप लोगों को ये चीज भी याद होनी चाहिए कि जब हमने हिमेटोपोइसिस किया था तो हिमेटोपोइसिस की किस लिनिएज के अंदर जो है आपके नेचुरल किलर सेल्स फॉल करते हैं। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने किया था कि जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर लिनिएज को बिलोंग करते हैं। तो आप यहां लिख सकते हो कि दे बिलोंग टू लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर लिनिएज, lymphoid progenitor lineage। ठीक है जी, lymphoid progenitor lineage को बिलोंग करते हैं, राइट। देन उसके बाद में इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं परफोरिन्स एंड ग्रैन एंजाइम। अब देखो मैंने यहां पे ये स्टेटमेंट दी है कि दे किल द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। अब ये जो किलिंग होती है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स की, ये कैसे किलिंग हो पाती है? द किलिंग इज मीडिएटेड बाय द किलिंग ऑफ virus infected cells is mediated by perforins and gran enzymes। अब ये परफोरिन्स और ग्रैन एंजाइम्स कहाँ होते हैं? तो देखिए, अब देखो नेचुरल किलर सेल है तो अगर इस तरीके से अगर आपको वो दिखाई देगा तो इसके अंदर प्रेजेंट जो है वो वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस इज द एनके सेल। एनके सेल हैज वेसिकल्स और दीज वेसिकल्स आर फिल्ड विद परफोरिन्स एंड ग्रैन एंजाइम्स। अब ये जो परफोरिन्स होते हैं इनका क्या काम होता है? कोई भी अगर वायरस इन्फेक्टेड सेल होगा तो जो परफोरिन्स होंगे ये इस वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर पोर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको पोरस बनाएंगे और जो ग्रैन एंजाइम्स होंगे फिर वो सेल के अंदर एंटर करके सेल की जो है वो किलिंग करते हैं। तो इस तरीके से जो है नेचुरल किलर सेल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को जो है वो खत्म करते हैं, राइट। ये तो आपको एक मैंने थोड़ा सा जनरली बता दिया कि किस तरीके से ये अपना काम करते हैं एनके सेल्स, राइट। और ये जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि परफोरिन और ग्रैन एंजाइम मीडिएटेड किलिंग होती है, तो आप लोगों को ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि कहां पर परफोरिन्स और कहां पर ग्रैन एंजाइम्स होते हैं। तो क्या बता दिया आपको? नेचुरल किलर सेल्स के अंदर प्रेजेंट वेसिकल्स के अंदर जो है फिल्ड होते हैं वो वेसिकल्स विद परफोरिन्स एंड ग्रैन एंजाइम। उसके बाद जैसे हमने डेंड्राइटिक सेल्स के ऊपर देखा कि दो टाइप्स के एमएचसी मॉलिक्यूल्स हमने देखे, एमएचसी क्लास 1 और क्लास 2, राइट। देन हमने जो बात करी मैक्रोफेजेस की, उसके अंदर प्रेजेंट था आपका एमएचसी क्लास 2, राइट। अब नाउ जब हम इसके बारे में नेचुरल किलर सेल के बारे में देख रहे हैं तो नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। द नेम ऑफ द रिसेप्टर इज FC गामा R3 रिसेप्टर। सो FC गामा R3 रिसेप्टर, it is present on the surface of NK cells, natural killer cells। ठीक है जी, तो नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं उनके सरफेस के ऊपर ये FC गामा R3 नाम का रिसेप्टर आपको मिल जाएगा देखने को। और इस FC गामा R3 रिसेप्टर जो है ये क्या काम करता है? IgG एंटीबॉडी का रिसेप्टर है ये। अभी देखो आप लोगों को एंटीबॉडीज के बारे में अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो एक IgG नाम की एंटीबॉडी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी नाम की एंटीबॉडी। ये जो FC गामा रिसेप्टर है ना, ये
इस इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द नेचुरल किलर सेल्स। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको एंटीबॉडीज के बारे में बता देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको नॉलेज रहनी चाहिए। तो एंटीबॉडी जो होती है, एक तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन को बोला जाता है, उनका स्ट्रक्चर ऐसे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इसकी एक दो इसमें हैवी चेन्स प्रेजेंट होती हैं, हम थोड़ा सा एंटीबॉडी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ही जो है वो दो लाइट चेन्स भी प्रेजेंट होती हैं साथ में, तो जो ग्रीन कलर से बनाई है दीज आर द लाइट चेन्स। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो एंटीबॉडी है, ठीक है, वो एक तो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर जो है वो दो चेन्स होती हैं। दो चेन्स कौन कौन सी? एक चेन होती है हैवी, मतलब एक जो फर्स्ट टाइप है चेन का दैट इज हैवी, सेकंड टाइप की चेन होती है दैट इज लाइट चेन। अब देखो हैवी टाइप की चेन है फर्स्ट, दूसरी टाइप की चेन आपकी लाइट चेन है। इसके अंदर भी हैवी चेन्स जो होती हैं वो फर्दर दो होती हैं, मतलब कि हैवी दो चेन्स होती हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे देखो हैवी चेन आ गई, अब हैवी चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, थोड़ा उसके बारे में भी देख लो, वो होता है 50 किलो डाल्टन। तो ये तो मैंने बताया एक हैवी चेन का वेट। तो टोटल जो हैवी चेन, H लिख रही हूं मैं हैवी के लिए, टोटल जो हैवी चेन्स प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं दो। तो इसका मतलब फिर टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा दोनों हैवी चेन्स को मिलाकर के? 50 प्लस 50 विच इज इक्वल्स टू 100 किलो डाल्टन। तो इसका मतलब अगर हम यहां पर देखें तो ये वाली जो हैवी चेन है ये भी पूरी 50 किलो डाल्टन की है, राइट। और जो ये वाली हैवी चेन है दिस इज ऑल्सो 50 किलो डाल्टन। ठीक है, ये भी कितनी है? 50 किलो डाल्टन की चेन है ये भी, राइट। उसी तरीके से अब जो लाइट चेन है वो भी कैसी होती है? इसकी एक लाइट चेन का वेट होता है 25 किलो डाल्टन। तो हमारे पास टोटल जो है वो दो लाइट चेन्स हैं, ठीक है, 2 L चेन्स मतलब दो लाइट चेन्स टोटल। अच्छा, या फिर आप ऐसे लिखो इस चीज को कि टोटल जो लाइट चेन्स प्रेजेंट हैं, टोटल लाइट चेन्स जो प्रेजेंट हैं दे आर 2 इन नंबर। सो टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 25 प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू 50 किलो डाल्टन। तो इसका मतलब क्या है? ये 50 किलो डाल्टन की हैवी, दूसरी 50 किलो डाल्टन की हैवी। अब अगर हम लाइट के बारे में बात करें तो एक लाइट भी 25 किलो डाल्टन की, और जो दूसरी वाली लाइट है दिस इज ऑल्सो 25 किलो डाल्टन। तो अब अच्छा एक और चीज, अब ये जो एंटीबॉडीज होती है ना ये ब्लड के वो सीरम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होती है हमारे सीरम में वो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, और हम इसी से जो है वो एंटीबॉडी का एक जनरल स्ट्रक्चर भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जो चीज बताई है वो ये है कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वाई शेप्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर एक दो हैवी चेन्स होती हैं 50 डाल्टन ईच, किलो डाल्टन ईच, और दो जो है वो लाइट चेन्स होती हैं हैविंग द वेट ऑफ 25 किलो डाल्टन ईच, राइट। और अगर हम अब ऐसे देखें तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट फिर कितना हो जाएगा आपका ऑफ IgG? तो देखो 50-50 100 प्लस 25-25 50 विच इज इक्वल्स टू 150 किलो डाल्टन। तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन जी का, वो होता है 150 किलो डाल्टन। तो देखो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ थोड़ा सा कि आपको, चलो एक तो आपको एंटीबॉडी का थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, दूसरी चीज कि अभी ये जो मैंने आपको पीछे से ये बताया कि यहाँ पर FC गामा R3 रिसेप्टर है, तो ये रिसेप्टर जो होता है दिस इज द रिसेप्टर फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो अब क्योंकि यहाँ पे ये चीज आ गई कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी का रिसेप्टर है, तो फिर इसलिए थोड़ा सा हमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी के बारे में पढ़ लेना चाहिए मेरे ख्याल से, तो इसलिए फिर मैंने आपको ये चीज बता दी। अब इसमें एक और चीज होती है कि इसका जो ये वाला पोर्शन होता है, अब देखो आपने ये चीज समझ ली, इसको मैं इरेज कर रही हूँ इस तरफ से। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन है उससे पहले ये होता है हिंज रीजन, ठीक है, दिस इज द हिंज रीजन। इसलिए हिंज रीजन से लेकर ऊपर से लेकर के हिंज रीजन तक इसको हम बुलाते हैं FAB फ्रेगमेंट, यानी कि फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एंटीजन आकर के बाइंड करता है। और जो आपका ये वाला रीजन है हिंज रीजन से नीचे वाला पार्ट, इसको बुलाया जाता है
फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज FC रीजन। ठीक है, तो इसमें मेरा मेन मोटिव आपको इन्हीं दो रीजन्स को बताने का था। इसके आगे हम एंटीबॉडी को नहीं डिस्कस करेंगे, जब डिटेल में एंटीबॉडी का टॉपिक आएगा तब देखेंगे। यहाँ पर क्यों बताया आपको, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया था कि FC गामा R3 रिसेप्टर आपका नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर है और ये रिसेप्टर की तरह काम करता है फॉर IgG। अब IgG FC गामा R3 को कैसे बाइंड होती है, तो अपने FC रीजन से बाइंड के थ्रू बाइंड होती है। अब यहां पर देखो कैसे ये बाइंड होती है। अगर आपका इसको यहां पे कर लेते हैं, अगर आपका जो है, अगर ये आपका NK सेल है, ठीक है, दिस इज द NK सेल। अब इसके ऊपर मैंने बोला FC गामा रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है, सो दिस इज द FC गामा रिसेप्टर, आप यहां लिख लो, दिस इज द FC गामा R3 रिसेप्टर, राइट। और अब मैंने आपको क्या बोला उसके बाद कि इसके साथ में एंटीबॉडी बाइंड होती है, जैसे हमने लिखा ना यहाँ पे कि रिसेप्टर फॉर IgG एंटीबॉडी। IgG एंटीबॉडी देखो अपने FC रीजन की हेल्प से आकर के बाइंड होती है टू द रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द NK सेल, राइट। अब एक काम करते हैं, इसका कलर थोड़ा सा सेम रखते हैं जो हमने वहां पे कलर रखा है, दैट इज ये आ गया इसका FC फ्रेगमेंट, और जिसके थ्रू ये बाइंड कर रही है टू द FC गामा R3 रिसेप्टर। तो इस तरीके से देखो ऐसे जो है ये IgG एंटीबॉडी बाइंड करती है। सो दिस इज द IgG एंटीबॉडी। अब बताइए आपको क्लियर हो गई ये चीज कि कैसे जो है, किस तरीके से जो है IgG एंटीबॉडी बाइंड कर रही है टू द FC गामा R3 रिसेप्टर। अब ये बाइंडिंग क्यों होती है इन दी NK सेल्स, वो देखेंगे अभी हम लोग। मैं आपको दिखाऊंगी अभी, मतलब बताऊंगी भी कि कैसे और क्यों रिक्वायर्ड है इस एंटीबॉडी का इस FC गामा R3 रिसेप्टर के साथ में बाइंड होना। ठीक है, अभी के लिए पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो अब आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो इतना आपको क्लियर हो गया, अब चलते हैं आगे। तो अब आगे जो चीज मैं आपको बताऊंगी वो होगी कि किस तरीके से आपके जो NK सेल्स हैं वो किल करते हैं टू द पैथोजन, या फिर टू द, किस तरीके से किल करते हैं पैथोजन को और पैथोजन इन्फेक्टेड सेल को, राइट। तो जो फर्स्ट मैकेनिज्म होता है बाय विच द NK सेल्स किल द पैथोजन इन्फेक्टेड सेल, मेनली वायरस इन्फेक्टेड सेल और अ वायरस। तो कैसे, तो फर्स्ट मैकेनिज्म होता है दैट इज द ADCC। तो आप यहां पे लिख लीजिए ADCC, फुल फॉर्म है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो अब देखो ये चीज तो आपको पता ही है, नॉर्मल हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं कि जब भी कोई भी जैसे पैथोजन, या क्योंकि वायरस इन्फेक्टेड सेल की बात करेंगे, क्योंकि वायरस इन्फेक्टेड सेल को जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स हैं वो टारगेट करते हैं। तो मान लीजिए जब भी कोई एंटीबॉडी किसी पैथोजन को जाकर के बाइंड करेगी, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी एक इस तरीके से वायरस इन्फेक्टेड सेल होगा, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल होगा तो अपने एंटीजेंस को यहाँ पे दिखा रहा होगा ये सेल। तो IgG एंटीबॉडी जब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ऐसे करके घूम रही होगी तो ये इट विल कम अक्रॉस दिस सेल और ये आकर के बाइंड हो जाएगी टू दिस, आकर के बाइंड हो जाएगी किसके साथ में, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल के सरफेस के साथ में आकर के जो है ये एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी इस तरीके से, और इसको अपने साथ अटैच करवा लिया इसने। ठीक है, दिस इज द, आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज द वायरस इन्फेक्टेड सेल, राइट, दिस इज द IgG। अब ये IgG जैसे इसके साथ में बाइंड हुई है, ये क्या करती है, अब दूसरी तरफ आपको पता है यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे देखो ये नेचुरल किलर सेल्स होंगे। अब ये नेचुरल किलर सेल है, इसके ऊपर हमने अभी अभी देखा कि क्या प्रेजेंट होता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जो नेचुरल किलर सेल होता है
उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं एफसी गामा R3 रिसेप्टर। तो ये हैं आपके एफसी गामा R3 रिसेप्टर, ठीक है। इसके साथ में आकर के ये बाइंड करवाता है किसको, देखो IgG एंटीबॉडी आएगी अपने एफसी रीजन को बाइंड कर देगी किसके साथ में, टू द एफसी गामा R3 रिसेप्टर। ये थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, इसको थोड़ा सा यहां से इरेज कर देते हैं। और ये देखो ये और ये ऐसे करके यहाँ पे आकर के इसको बाइंड कर देगी। तो मतलब कि पैथोजन इन्फेक्टेड या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल था, वायरस इन्फेक्टेड सेल के साथ में आकर के बाइंड हुई IgG, और ये IgG फिर लेकर के आ गई इस पैथोजन को टू द NK सेल्स। कैसे लेकर के आ गई, दिस इज द NK सेल, नेचुरल किलर सेल। कैसे लेकर के आ गई, क्योंकि जो एंटीबॉडी थी उस वो एफिनिटी रखती थी बाइंड होने की टू दिस एफसी गामा R3 रिसेप्टर ऑफ NK सेल। अब जैसे ही ये यहाँ पर आएगी, तो मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जो ये NK सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज वेसिकल्स दे आर फिल्ड विद परफोरिन्स एंड ग्रैन एंजाइम्स, ठीक है। तो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं परफोरिन्स और ग्रैन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। परफोरिन्स और ग्रैन एंजाइम्स से फिल्ड होते हैं ये NK सेल्स। तो एंटीबॉडी ने लेकर के आया वायरस इन्फेक्टेड सेल को NK सेल के पास, एंड दिस आस्क्ड द NK सेल टू किल द पैथोजन साइटोटॉक्सिकली, right? And this cytotoxicity is present on the antibody, and therefore we call it as the antibody dependent cell mediated cytotoxicity, ठीक है। तो ये रीजन है, क्या रीजन है, क्योंकि ये एंटीबॉडी की हेल्प ले रहा है जो NK सेल है टू किल द वायरस इन्फेक्टेड सेल, इसीलिए हम इसको एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार अब जैसे ही एंटीबॉडी ने बाइंड करवाया है, एंटीबॉडी की हेल्प से वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है वो इनडायरेक्टली बाउंड है नेचुरल किलर सेल्स के साथ में, तो अब क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होगा कि जैसे ये वाली इंटरेक्शन होगी, तो आपके जो ये सेल आपके जो वेसिकल्स है ना, ये फ्यूज हो जाएंगे टू द मेम्ब्रेन, और फिर इनकी हो जाएगी एक्सोसाइटोसिस, और ये सारा का सारा जो मटेरियल है परफोरिन्स और ग्रैन एंजाइम का, इसको रिलीज कर देंगे इनटू द सराउंडिंग। और जैसे ये रिलीज होंगे, तो देखो हर जगह से ऐसे करके रिलीज हो रहे हैं, तो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, इस वायरस इन्फेक्टेड सेल के पास जाएंगे ऐसे करके यहाँ पर, और यहाँ जो है इसकी क्या सिचुएशन हो जाएगी, आप यहाँ पर देखो, ये देखो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर अभी तक तो वायरस से इन्फेक्टेड था, बट जैसे ही ये NK सेल्स को बाइंड हुआ, तो परफोरिन्स आकर के देखो NK सेल्स को बाउंड हुआ, तो एक्सोसाइटोसिस हुई वेसिकल्स की, परफोरिन्स ने इसके अंदर जो है वो पोर्स क्रिएट किए। देखो ये प्रोसेस इस सेल के साथ हो रहा है, तो इसने जो भी रिलीज किया, पर मैं आपको ड्रॉ यहाँ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो फिर इस तरीके से परफोरिन्स ने जो है यहाँ पर पोर्स की फॉर्मेशन की, और जो ग्रैन एंजाइम जैसे मतलब रास्ता बनाया एक तरीके से ग्रैन एंजाइम्स के लिए पोर्स क्रिएट करके, और फिर ग्रैन एंजाइम्स जो है वो यहाँ पर एंटर कर गए, और जैसे फिर ग्रैन एंजाइम्स की एंट्री हुई, तो फिर क्या हुआ, इट स्टिम्युलेटेड द एपोप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस हो गई फिर इस सेल की, ठीक है, तो इसकी फिर हो गई एपोप्टोसिस। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा सेल मीडिएटेड, सॉरी एंटीबॉडी मीडिएटेड या फिर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, राइट। तो एक तो ये मेथड है नेचुरल किलर सेल्स का, कि ये एंटीबॉडी की हेल्प लेकर के फिर जो है किसी भी वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं, ठीक है। तो ये एक तो ये वाली किलिंग आती है। एक दूसरा एक और प्रोसेस भी है जिसकी हेल्प से जो NK सेल्स हैं ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं, और वो जो प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है डायरेक्ट किलिंग ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट किलिंग ऑफ, this is the direct killing of virus infected cells
by natural killer cells. मतलब कि वहां पर जो है वो कोई एंटीबॉडी काम में नहीं आएगी। किस काम में? किसी भी वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करने में। डायरेक्ट किलिंग ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल बाय द नेचुरल किलर सेल। अब देखो ये कैसे हो पाता है, ये कुछ ऐसे हो पाता है कि देखो एक होगा आपका नेचुरल किलर सेल, दिस इज द एनके सेल, राइट। दूसरा होगा कोई भी वायरस से इन्फेक्ट हुआ सेल, ठीक है। सेकेंड वन में बी एनी सेल विच इज इन्फेक्टेड बाय वायरस, so this is the virus infected cell, so you can write down that this is the virus infected cell। तो अब देखो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी, अच्छा एक सेकेंड इसको पहले हटाओ, दिस इज नॉट वायरस इन्फेक्टेड सेल, दिस इज द नॉर्मल सेल। अभी हम नॉर्मल कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द नॉर्मल सेल, ठीक है। तो देखो आप लोगों को एक चीज जो है वो बिल्कुल जो पता होनी चाहिए वो ये है कि जितने भी हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, ठीक है, नॉर्मल न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी बना लो छोटा सा, कि जो भी हमारे नॉर्मल न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं वो सभी के सभी MHC क्लास 1 को एक्सप्रेस करते हैं अपने सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल्स एक्सप्रेस MHC क्लास 1, राइट। आप यहां लिख सकते हो कि ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स एक्सप्रेस MHC1 ऑन देयर सरफेस। तो बेसिकली यू कैन से दैट presence of MHC class 1 on the normal cell is their property, kind of their property, है ना। तो अच्छा अगर ये एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर मैं यहाँ बना देती हूँ, दिस इज दी MHC क्लास 1, ठीक है। ये होती है MHC क्लास 1, नॉर्मल सेल है, एक्सप्रेस कर रहा है अपने सरफेस के ऊपर, ठीक है। और एक और लिगेंड होता है विच इज एक्सप्रेस्ड ऑन दिस नॉर्मल जो भी नॉर्मल सेल है, एक रिसेप्ट एक लिगेंड होता है जिसको कि ये एक्सप्रेस कर रहा होता है नॉर्मल सेल ही, ठीक है। तो आप लिख लो एक नॉर्मल सा, उसको आप बोल सकते हो कि एक्टिवेटरी लिगेंड हम उसको जो है वो बुला सकते हैं, ठीक है। तो एक लिगेंड भी होता है विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द नॉर्मल सेल्स। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे लिगेंड को? कुछ ऐसे करके ड्रॉ कर लो, मान लो ये चीज ऐसे करके ड्रॉ कर लो, दिस इज अ एक्टिवेटरी लिगेंड, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो एंड एक्टिवेटरी ligand is also expressed। एक नॉर्मल एक्टिवेटरी लिगेंड भी जो है ये एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अब देखो नॉर्मल एक्टिवेटरी लिगेंड जब एक्सप्रेस हो रहे हैं इसके ऊपर, तो एनके सेल्स के ऊपर भी कुछ ये लिगेंड्स की तरह काम करेंगे। अब एनके सेल्स के ऊपर भी जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो एनके सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, एक होता है इसके अंदर इनहिबिटरी रिसेप्टर, ठीक है, एक इसके अंदर प्रेजेंट होता है इनहिबिटरी रिसेप्टर। इस तरीके से आप कर सकते हो इसको ड्रॉ, दिस इज द इनहिबिटरी रिसेप्टर। और एक इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक्टिवेटरी रिसेप्टर, दिस इज द एक्टिवेटरी रिसेप्टर। अब देखो ये सिचुएशन पता कब की बनाई हुई है? जब किसी तरीके के किसी वायरस ने सेल को इन्फेक्ट अभी नहीं किया है इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो नॉर्मल सेल के ऊपर MHC एक्सप्रेस्ड फॉर्म में जो रहता है वो क्या कर रहा है, इनहिबिटरी रिसेप्टर के साथ में बाइंड कर रहा है और नेगेटिव सिग्नल दे रहा है टू द एनके सेल्स, कि मतलब इनहिबिट करवा रहा है बेसिकली एनके सेल्स को। क्योंकि एनके सेल्स अगर एक्टिवेट हो गए तो आप लोगों ने पीछे देख लिया कि ये कैसे काम करेंगे। एक्टिवेट जैसे ही हो गए तो फिर ये परफोरिन और ग्रैन एंजाइम को दूसरे सेल के ऊपर
छोड़ देंगे, वो एनके परफोरिन और ग्रेन धावा बोल देंगे दूसरी इन्फेक्टेड जो वायरस सेल होगा, और फिर उसको बिल्कुल एपोप्टोसिस उसकी जो है वो कर देंगे। बट यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि जो एमएचसी क्लास 1 है वो इनहिबिटरी रिसेप्टर के साथ में बाइंड हुआ है अभी तक से, और ये नेगेटिव इनहिबिटरी सिग्नल्स दे रहा है एनके सेल्स को कि भाई रुक जा, अभी एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमएचसी क्लास 1 जो है वो मेरे साथ बाइंड हो रखा है, इनहिबिटरी रिसेप्टर बोलता है एनके सेल्स को। और वहीं दूसरी तरफ नॉर्मल सेल्स के ऊपर जो दूसरा लिगेंड प्रेजेंट है, विच इज द एक्टिवेटरी लिगेंड, वो भी बाइंड हो रहा होता है एक्टिवेटरी रिसेप्टर के साथ में, तो ये वाला सिग्नल तो एक्टिवेट कर रहा होता है कि ठीक है जी एक्टिवेट हो जाओ। बट यहाँ पे इनहिबिटरी सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे एक्टिवेटरी सिग्नल आ रहा है, तो ये दोनों सिग्नल जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, और एनके सेल्स नॉर्मली ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर जो है वो घूम रहे होते हैं। तो ये तो हो गई एक नॉर्मल कंडीशन कि जब एनके सेल्स एक नॉर्मल तरीके से प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। एनके सेल्स इंटरैक्ट कर रहे होते हैं आपके नॉर्मल सेल्स के अंदर, ठीक है, अपने इन दोनों रिसेप्टर्स से पूछ रहे होते हैं कि क्या सेल नॉर्मल है या सेल नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। ये एनके सेल्स पूछ रहे हैं अपने रिसेप्टर से कि भाई सुन, नॉर्मल है सेल जिसके साथ तुम आगे जो तुम्हारे आमने सामने आ रही है। तो फिर उस टाइम पे क्या जो लीगेंड रिकॉग्नाइज किया होता है एक्टिवेटरी रिसेप्टर ने, है ना, और फिर वो सिग्नल भेज देती है किसको, कि एनके सेल्स को, कि उसने लिगेंड को जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ जो एमएचसी है वो रिकॉग्नाइज कर लिया होता है इनहिबिटरी रिसेप्टर ने, और ये सिग्नल सेंड कर देते हैं सेल के अंदर को कि हाँ भाई मैंने जो है वो नॉर्मल सेल्स के ऊपर एमएचसी क्लास 1 को रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो नेचुरल, और फिर सिग्नल ठीक है जी भेज दिए। तो जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो चेक करते हैं कि सेल नॉर्मल है या सेल्स नॉर्मल नहीं है। और मैंने आपको ये चीज तो अभी बता दी कि एमएचसी क्लास 1 जो है वो नॉर्मल सेल्स की आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल सी सिचुएशन आ गई। अब बात हम करेंगे तब की जब इस सेल को नॉर्मल सेल वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगी। उससे पहले आप ये वाली फिगर देखो, यही जो है देखो, ये जो मैंने आपको यहां दिखाया, इसको एक थोड़ा सा एक ऑलरेडी जो बुकिश डायग्राम होती है उससे भी देख लो कि देखिए ये एनके सेल है, आप ऐसा लगा लो कि देखो ये इस तरीके से पूरा एनके सेल है, इसका सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन दिखाया हुआ है। उसी तरह से ये पूरा एक टारगेट सेल है नॉर्मल, ठीक है, जो कि यहाँ पे अभी दिखा रखा है आपको कि इसका थोड़ा सा पोर्शन। तो एनके सेल्स के ऊपर देखो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स दिखाए हैं जो कि कैपेसिटी रखते हैं टू बाइंड टू दिस एमएचसी क्लास 1 ऑफ द टारगेट सेल, या फिर अभी लिख लो आप यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल सेल, ठीक है। उसके बाद में जो एक्टिवेटरी रिसेप्टर होते हैं वो किसके साथ में बाइंड करते हैं, टू दी एक्टिवेटिंग लिगेंड के साथ में, जो कि प्रेजेंट होता है नॉर्मल टारगेटिंग सेल के ऊपर। अब इससे जो है वो इनहिबिटरी सिग्नल्स आते हैं और इस रिसेप्टर से जो है वो पॉजिटिव सिग्नल्स आते हैं। और ये आते कब कब है एक्टिवेटरी सिग्नल बेसिकली, तो कब कब आते हैं कि इनहिबिटरी रिसेप्टर का एमएचसी क्लास 1 के साथ में बाइंड होने का मतलब ये है, क्या मतलब है, हाँ जी, मतलब ये है कि इनहिबिटरी रिसेप्टर ने एनके सेल को बोल दिया कि भाई मैंने एमएचसी 1 को रिकॉग्नाइज कर लिया, मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, नॉर्मल है सेल। वहीं दूसरी तरफ एक्टिवेटिंग रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेटिंग लिगेंड के साथ में बाइंड होकर के एनके सेल को ये बता देता है कि भाई मैंने भी एक्टिवेटिंग सिग्नल को रिकॉग्नाइज कर लिया, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सही है, नॉर्मल है सब सेल। तो ये आपको थोड़ा सा एक ऐसे भी बता दिया मैंने, एक बुकिश टाइप की डायग्राम से भी, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे तब जब कोई सेल इन्फेक्ट हो जाएगी। तो अब देखो दोबारा से यहाँ पे बना लो, दिस इज द एनके सेल, राइट, दिस इज अब यहाँ पे हम बना लेते हैं दिस इज द एनके सेल, और अब हम दूसरी तरफ बनाएंगे एक ऐसी सेल जो कि वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है। तो अब देखो एनके सेल के ऊपर अब देखो एनके सेल के ऊपर कौन कौन से रिसेप्टर्स एक्सप्रेस हो रहे थे। एक तो था आपका, देखो यहाँ पे हमने कौन सा ड्रॉ किया था, यहाँ देखो, एक तो था इनहिबिटरी रिसेप्टर, दूसरा था एक्टिवेटरी रिसेप्टर। तो इसी को हम बना लेते हैं इनहिबिटरी रिसेप्टर। यहाँ पे देखो, यहाँ बना लो इनहिबिटरी रिसेप्टर, दिस इज द इनहिबिटरी रिसेप्टर and this is the activatory receptor। अब देखो ये जो है दिस इज द वायरस से इन्फेक्ट हुई सेल है, दिस इज द वायरस इन्फेक्टेड सेल, ठीक है जी, इसको वायरस ने इन्फेक्ट करके रखा हुआ है।
तो उस टाइम पे जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो एक्टिवेटरी लीगेंड को तो एक्सप्रेस कर ही रही होती है। सो दिस इज द एक्टिवेटरी लीगेंड, एक्टिवेटरी लीगेंड, एंड दिस इज द एक्टिवेटरी रिसेप्टर, दिस इज द एक्टिवेटरी रिसेप्टर, ठीक है, दिस इज द एक्टिवेटरी रिसेप्टर। तो एनके सेल को जो है वो प्लस का सिग्नल तो मिल रहा है कि इधर से इसको पता चल गया कि ठीक है अभी इसको प्लस का सिग्नल मिल रहा है, बट आप लोग देखिए, अब बिल्कुल ध्यान से सुनने बैठ रही है, आपको नई चीज बताने वाली हूँ। देखो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, मैंने आपको क्या बोला, जो नॉर्मल सेल्स थे आपके पास, जो कि थे, कहां देखे थे हमने नॉर्मल सेल्स, देखो यहां देखे हमने, वो अपने ऊपर MHC1 को एक्सप्रेस कर रहे थे, और वो उन नॉर्मल सेल्स की, नॉर्मल न्यूक्लिएटेड सेल्स की प्रॉपर्टी है MHC1 को अपने सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करने की, ठीक है। और हमने पिछले क्लासेस के अंदर देखा है, लास्ट 2 लेक्चर्स में डेंड्राइटिक सेल्स को पढ़ा था, और पढ़ा था हमने मैक्रोफेजेस को, जो कि अपने सरफेस के ऊपर डेंड्राइटिक सेल्स तो दो MHCs को एक्सप्रेस कर रहे थे, 1 क्लास को भी और क्लास 2 को भी, जबकि जो मैक्रोफेजेस थे वो किस चीज को एक्सप्रेस कर रहे थे, क्लास 2 को ओनली, मैक्रोफेजेस। और उन MHC क्लासेस का रोल क्या था कि वो एंटीजन को ना प्रेजेंट कर रहे थे, है ना जी, एंटीजन की प्रेजेंटेशन कर रहे थे वो, और फिर जब एंटीजन की प्रेजेंटेशन हो रही थी तो फिर आपका जो है वो बाकी इम्यून सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो रहे थे, और फिर सेल की किलिंग हो रही थी। तो ये जो आपकी ये वाली सेल होती है, जो जब सेल वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है, तो देखो वायरस को ये डर होता है कि अच्छा मैं जा तो रहा हूं सेल के अंदर, बट सेल के अंदर तो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के अंदर तो MHC क्लास 1 प्रेजेंट होगी, है ना, नॉर्मल सेल के अंदर तो MHC क्लास 1 प्रेजेंट होगी, तो मेरा जो एंटीजन है वो तो एक्सप्रेस हो जाएगा MHC क्लास 1 के वजह से, है ना, क्योंकि उसका तो काम ही है एंटीजन को प्रेजेंट करने का, MHCs का काम होता है टू द टी हेल्पर, ईदर टू टी हेल्पर और टू द टी साइटोटॉक्सिक सेल, और फिर फर्दर प्रोसेस चलता है आगे। तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है वो क्या करती है ना, MHC क्लास 1 की जो प्रोडक्शन है उसको डिग्रेड कर देती है, या आप बोल सकते हो कि डाउनग्रेड कर देती है, जिसकी वजह से जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो अपने ऊपर फिर MHC क्लास 1 को एक्सप्रेस, वो क्या करती है ना, अपने ऊपर MHC क्लास 1 की जो प्रोडक्शन होती है ना उसको डिग्रेड कर देती है, ठीक है। तो मतलब जैसे नॉर्मल सेल जब हमने देखा था, यहाँ पर जब हमने नॉर्मल सेल देखा था तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि MHC क्लास 1 की प्रोडक्शन हो रही होती है, जब फिर वो NK सेल के इनहिबिटरी रिसेप्टर के साथ में बाइंड करके एक इनहिबिशन का सिग्नल देती है, जबकि जो वायरस, जो सेल वायरस, मतलब जिस सेल को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है उस सेल के ऊपर MHC की जो प्रोडक्शन होती है उसको कम करा जाता है, बहुत कम, निग्लिजिबल एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कर दिया जाता है, इसी डर से कि कहीं अगर वो MHC1 क्लास 1 एक्सप्रेस हो जाएगी तो ये जो वायरस का एंटीजन है वो एक्सप्रेस हो जाएगा उसके ऊपर से, तो इस डर से कि कहीं वायरस का एंटीजन MHC क्लास 1 से एक्सप्रेस ना हो जाए तो MHC की जो प्रोडक्शन होती है उसको डिग्रेड या डाउनग्रेड किया जाता है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे MHC1 नहीं मिला, किस रिसेप्टर को, NK सेल्स के ऊपर प्रेजेंट इनहिबिटरी रिसेप्टर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनहिबिटरी रिसेप्टर्स, और ये इनहिबिटरी रिसेप्टर्स नॉर्मल सेल्स के केस में MHC1 के साथ में बाइंड कर रहे थे और इनहिबिशन का सिग्नल दे रहे थे, बट अब वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर तो MHC को डिग्रेड कर दिया गया है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसका जो एक्सप्रेशन है उसको डाउन करा गया है, राइट, इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रेजेंटेशन ऑफ अ वायरस एंटीजन। तो अब इस वजह से इनहिबिशन का सिग्नल नहीं आएगा, जिस वजह से क्या होगा, NK सेल्स को देखो ये वाला सिग्नल नहीं आएगा नेगेटिव, ठीक है, इनहिबिट नहीं हो पाएगी चीज। तो जैसे NK सेल्स जब नॉर्मल सेल था उस केस में नेगेटिव सिग्नल भी आ रहा था, पॉजिटिव भी आ रहा था, तो वो न्यूट्रल हो रहा था और सेल मतलब एक नॉर्मली वैसी प्रेजेंट थी ब्लड के अंदर, बट अभी इस केस के अंदर तो नेगेटिव सिग्नल आ रहा नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल है। तो मतलब क्या होगा, जो NK सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और अगर एक बार NK सेल एक्टिवेट हो जाती है तो क्या करती है, ये अपने जितने भी इसके अंदर प्रेजेंट वेसिकल्स हैं जो कि फिल्ड है विद पोरिन प्रोटीन्स एंड ग्रैन एंजाइम, उनको रिलीज कर देती है टूवर्ड्स इस सेल के, वायरस इन्फेक्टेड सेल के। अगेन वही चीज होती है, जो पोरिन्स हैं दे विल मेक पोर्स इनसाइड दिस वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड द ग्रैन एंजाइम विल एंटर थ्रू और दे विल किल द वायरस इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। और फिर क्या हो जाती है, देयर इज अ किलिंग ऑफ
वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो ऐसे जो इस तरीके से एनके सेल्स, एक तो एडीसीसी मैकेनिज्म से और एक डायरेक्ट किलिंग, इस प्रोसेस को बोला जाता है डायरेक्ट किलिंग। इन दो प्रोसेसेस से जो आपके एनके सेल्स है वो किल करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल को। ठीक है, इसमें आप एक चीज लिख सकते हो कि जो एनके सेल्स हैं, राइट, इसमें आप क्या चीज ऐड कर सकते हो कि जो एनके सेल्स होते हैं, अगर इनको एमएचसी क्लास 1 के साथ में अगर इनके इनहिबिटरी सिग्नल्स का जो है वो इंटरेक्शन हो जाए, तो फिर वो सेल को दे डू नॉट किल द सेल। ठीक है, सेल इज नॉट किल्ड और एंड इट इज अ नॉर्मल सेल और नहीं किल किया जाएगा। बट अगर एनके सेल्स एमएचसी को रिकॉग्नाइज या बोल सकते हो एमएचसी उसको मिले ही ना, तो द सेल विल बी किल्ड। और एमएचसी ना मिले ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है? जब कोई सेल वायरस से इन्फेक्टेड है, डर के मारे अपने सरफेस के ऊपर एमएचसी को एक्सप्रेस नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे इनहिबिटरी सिग्नल नहीं मिल पाते हैं एनके सेल्स को, सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटरी सिग्नल्स मिलते जाते हैं और फिर ये जो है वायरस इन्फेक्टेड सेल की किलिंग करवा देते हैं जी। तो देखिए, इसी के साथ में हमने एनके सेल्स को भी कवर कर लिया। अब आप 3 टाइप्स के सेल्स को अच्छे तरीके से जान गए हो, डेंड्राइटिक सेल को, मैक्रोफेजेस को और एनके सेल्स को। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक I am trying to make it easy for you people, and I hope I am but I am trying, मैं उसमें सफल भी हो पा रही होंगी शायद से। तो आप एक काम करिएगा, अच्छे तरीके से लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द न्यू टाइप ऑफ इनेट इम्यून सेल्स। थैंक यू सो मच।